Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are doing great. So let's continue further. लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल में जो हमने डिस्कस किया था वो दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम. हमने हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट की थी, ठीक है. और ई एन की वैल्यू क्या होती है? एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस के 13.6 जेड स्क्वेयर बाई एन स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है. अगर हम बात करें फर्स्ट लेवल की तो उसकी एनर्जी दैट इज़ E1, सेकेंड लेवल की एनर्जी E2, थर्ड लेवल की एनर्जी E3, फोर्थ लेवल की एनर्जी E4 एंड फिफ्थ लेवल की एनर्जी E5. और वो आप हर लेवल की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस एनर्जी फार्मूला, ठीक है. और हमें पता है, अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर दैट इज़ Z इक्वल टू 1. तो E1 कितना हो जाएगा? माइनस के 13.6, Z कितना है 1, और फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है. कुछ कन्वर्जन भी डिस्कस किया था हमने. तो अगर हमें जूल में पूछी जाए एनर्जी तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किसके इक्वल होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल, ठीक है. तो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम को जूल में. तो यहाँ पे E1 की कितना आएगा? E1 होगा माइनस के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. ऐसे ही E2 कैलकुलेट होकर कितना आएगा? माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. E4 कितना आएगा? माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. E4 कितना आएगा? माइनस के 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. एंड E5 वुड बी माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है. और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है तो एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन को. और एक्साइटेशन कैसे होगा? बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी. जब हम इस पर एनर्जी एमिट कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और हायर एनर्जी लेवल में क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा, ठीक है. या तो वो फर्स्ट से सेकंड में जाए, फर्स्ट से थर्ड में जाए, फर्स्ट से फोर्थ में जाए बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी. और फिर हमने रिक्वायर्ड एनर्जी भी कैलकुलेट की थी. फॉर एग्जांपल इफ़ आई अज्यूम द रिक्वायर्ड एनर्जी इज इक्वल टू द डेल्टा ई. तो डेल्टा ई किसके बराबर होगा? अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो रहा है फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द सेकेंड लेवल, वो इस कैप के इक्वल होगा. डेल्टा ई वुड बी इक्वल टू द E2 माइनस E1, ठीक है. हमें E2 पता है, E1 पता है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी कैलकुलेट हो सकती है. अगर फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो तो हमें पता चल जाएगा वो कितनी आएगी? 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट per atom. This is the required energy for the excitation of electron from the n first to n second, ठीक है. तो रिक्वायर्ड एनर्जी डेल्टा ई कैलकुलेट होने के बाद हमने कैलकुलेट की थी उसकी फ्रीक्वेंसी, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया था उसका वेवलेंथ. सो अभी हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन जैसे आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में या फिर केमिकल बॉन्डिंग है. व्हाट इज़ आयनाइजेशन एंथैल्पी? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम, ठीक है. बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे हम बोहर मॉडल की बात कर रहे हैं और बोहर मॉडल इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पे होता है? जहाँ पे वो हाईली स्टेबल होता है, जहाँ पे. और इलेक्ट्रॉन स्टेबल कहाँ पे होता है? इन द ग्राउंड स्टेट, ठीक है. तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? और यू कैन सी द आयनाइजेशन एनर्जी. इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron completely, to remove an electron completely from ground state of an atom, ठीक है. जब हमें इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करना है एटम के अंदर से, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट इन दी ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल है. और जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे कम्प्लीटली
तो लेट्स एज्यूम कौन सी लेवल है, दैट इज़ n इक्वल टू इनफाइनाइट लेवल। कहाँ से कहाँ जा रहा है वो, फर्स्ट लेवल से इनफाइनाइट लेवल पे जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी होगी, दैट इज़ इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी, because ionization energy is the energy required to remove the electron completely from the ground state। तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके इक्वल होगी, इसकी एनर्जी फर्स्ट n इक्वल टू 1 की एनर्जी E1, n इक्वल टू इनफाइनाइट की एनर्जी E इनफाइनाइट। तो आयनाइजेशन एनर्जी वुड बी इक्वल टू दिस गैप, इस गैप के बराबर होगी, दैट इज़ इक्वल्स टू द E इनफाइनाइट माइनस E1। ठीक है, E इनफाइनाइट। और हमें पता है जब किसी भी शेल की एनर्जी कैलकुलेट करनी हो, दैट इज़ E_n, दैट इज़ इक्वल्स टू द माइनस की 13.6 z² बाई n²। एंड यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, यू कैन ईजिली कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एनी शेल बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, तो अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द E इनफाइनाइट, वो कितनी होगी। और इफ़ वी टॉक अबाउट माइनस के 13.6 z², n की वैल्यू कितनी है 0, और E1 कितना होगा माइनस के 13.6 z² अपॉन n कितना है 1 का स्क्वायर। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे दैट इज़ इनफाइनाइट, सॉरी n की वैल्यू इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 13.6 z², और यूनिट क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसके इक्वल है 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली बाहर निकालने के लिए एटम से। ठीक है, तो वो हम बात कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी एटम के लिए बात कर सकते हैं। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर सकते हैं, हीलियम प्लस के लिए बात कर सकते हैं, लिथियम +2 के लिए बात कर सकते हैं, बेरिलियम +3 के लिए बात कर सकते हैं। हर एटम के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, डिफरेंट होगी। राइट, अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करूँ फॉर द ईजी अंडरस्टैंडिंग, calculate the ionization energy for of helium positive। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हीलियम पॉजिटिव है, तो Z क्या है यहाँ पे, दैट इज़ इक्वल टू द 2। और आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला हमने अभी क्या देखा था, दैट इज़ इक्वल्स टू दी 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। दिस इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड। तो आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगी, Z की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 13.6 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो किसके इक्वल आएगी, आप मल्टीप्लाई करोगे 13.6 इंटू 4 को, तो ये आएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, तो हीलियम प्लस में हमें कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज़ 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ऐसे ही सेम आप लिथियम के लिए भी निकाल सकते हैं, बेरिलियम के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो है आपका एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी, आप एक्साइटेशन के नाम से ही पता चल रहा होगा इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होना, बट ये आयनाइजेशन से डिफरेंट है, क्योंकि आयनाइजेशन में क्या होता है इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली रिमूव करना, एटम से कम्प्लीटली बाहर निकाल देना। एक्साइटेशन में क्या है, शेल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन होगा। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ पर होगा, दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू दी nth लेवल, किसी भी लेवल के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट ग्राउंड स्टेट कौन सा लेवल होता है, n इक्वल टू फर्स्ट लेवल, तो n इक्वल टू 1 से हो सकता है इट विल गो टू द सेकेंड, हो सकता है थर्ड, हो सकता है फिफ्थ, किसी भी लेवल में एक्साइटेशन हो सकता है। फर्स्ट से सेकेंड में भी हो सकता है, फर्स्ट से थर्ड में भी हो सकता है, फर्स्ट से फोर्थ में भी, और फर्स्ट से फिफ्थ में भी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी एक्साइटेशन एनर्जी की, एक्साइटेशन एनर्जी की डेफिनेशन होगी इट इज़ द एनर्जी रिक्वायर्ड, एक्साइटेशन एनर्जी is the energy required to remove, sorry, remove नहीं, excite, just a second, to excite an electron, from n इक्वल टू फर्स्ट लेवल। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होगा, फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट होगा, और वहीं से उसका एक्साइटेशन होगा
या तो वो सेकंड में हो या वो थर्ड में हो, फोर्थ में, किसी भी हायर लेवल में एक्साइटेशन हो, बट वो कहाँ से एक्साइटेशन होगा, उसका ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन होगा। बिकॉज ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन है वो दैट इज़ क्लोज टू द न्यूक्लियस, क्योंकि बोहर मॉडल में आपको पता है ना, बोहर ने क्या बोला था, सेंटर में न्यूक्लियस है और दीज आर द शेल्स प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस। तो जो फर्स्ट शेल होती है दैट इज़ वेरी क्लोज टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत क्लोज है, और इसी को हमने क्या बोला है, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट n=1। और इसी में इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस के पास कैपेसिटी है टू होल्ड द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। जैसे भी इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाता जाएगा, सेकेंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, इलेक्ट्रॉन का रिमूव करने, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने की टेंडेंसी क्या होती जाएगी, हाई होती जाएगी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई इलेक्ट्रॉन इज़ हाईली स्टेबल इन द फर्स्ट लेवल, दैट इज़ द ग्राउंड स्टेट। तो नेक्स्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके डेफिनेशन, दैट इज़ एक्साइटेशन एनर्जी, दैट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द n=, फर्स्ट लेवल टू nth लेवल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, तो आपको इजीली पता चल पा रहा होगा कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी है वो कहाँ से कहाँ पर होगी। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ पर होगी, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा n1 से n2 में। ठीक है, जब n1 से n2 में हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे और उसको एक्साइट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज़ द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से कहाँ पर होगी, जब हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ पे एक्साइट करेंगे, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी कहाँ से होगी, n1 से n3 में। ठीक है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, n1 से कहाँ पे जाएगा, n1 से n2 में चला गया, n1 से n2 में गया तो फर्स्ट, n1 से n3 में गया सेकेंड, तो थर्ड क्या होगी, n1 से n4। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ n=1, n=2, n=3 एंड n=4। यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी एंड दिस इज़ द थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। ठीक है, और किसी भी लेवल की एक्साइटेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला हम वी कैन ईजिली नो कि E1 यहाँ पे कितना होगा, E1 वुड बी इक्वल टू द -13.6 Z²/1। ठीक है, और इन केस हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट किया कहाँ से कहाँ पे, फर्स्ट से सेकंड में, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, E2 = -13.6 Z²/2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, सो एक्साइटेशन एनर्जी लिखो, ई लिखो या डेल्टा ई लिखो, उस पर आप प्लस एनर्जी किसके इक्वल होगी, 13.6 Z का स्क्वायर 1/1, जो फर्स्ट लेवल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और एक्साइट होगा किसी भी लेवल में, 1/n का स्क्वायर। बाय यूजिंग दिस फार्मूला यू कैन कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी फॉर एनी एटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पे आपका बोहर मॉडल ख़त्म होता है। नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम में सबसे पहले हम एग्जांपल लेके चलते हैं रेनबो। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में आप इजीली देख सकते हो रेनबो। वो कैसे आती है, क्योंकि जब व्हेन वी सी सनलाइट, जो सन से लाइट आ रही है, सन से कौन सी लाइट आती है, वाइट लाइट। ठीक है, and white light is the combination of 7 color. White light is the combination of 7 colors. ठीक है, तो वाइट लाइट, यहाँ पे सनलाइट क्या होगी, सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट में, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट पे फॉल करेगी, वाटर ड्रॉपलेट पे फॉल करने के बाद आपको रेनबो दिखाई देती है। ठीक है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर, दैट इज़ VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, सेम काम यहाँ पे कब होता है, अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम की, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी वाइट लाइट, यहाँ पे कोई भी मैंने रेडिएशन ली और उसको प्रिज्म पे फॉल कराया। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रिज्म लिया, प्रिज्म पे फॉल कराया, प्रिज्म पे फॉल कराने के बाद यहाँ पे क्या होगा, आपको 7 कलर से क्या होगी लाइट, यू कैन सी द 7 कलर्स।
लाइट के आप 7 कलर देख सकते हो बाय यूजिंग द फोटोग्राफिक प्लेट, और फोटोग्राफिक प्लेट की हेल्प से यू कैन ईजिली सी द 7 कलर्स ऑन द फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, जैसे ही आप वाइट लाइट को एक प्रिज्म पे फॉल कराओगे इट विल स्प्लिट इनटू द 7 कलर, वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। वो कलर आपको दिखाई कैसे देंगे? बाय द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक प्लेट। आप यहाँ पे एक फोटोग्राफिक प्लेट को लगाओगे जिसपे क्या होंगे 7 के 7 कलर्स, यू कैन ईजिली सी बाय योर नेक्ड आइज, दैट इज़ VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वाइट लाइट इज पास्ड, when white light is passed into prism, it splits into 7 colors। कितने कलर्स में स्प्लिट होती है? 7 कलर्स में। and this impression on photographic plate, this impression on photographic plate is spectrum, और उसको हम फोटोग्राफिक प्लेट पे जब हम फॉल कराते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम भी 2 टाइप का होता है, दैट इज़ दी एमिशन स्पेक्ट्रम एंड दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक तो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है, सेकंड वन इज़ दी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन के नाम से समझ में आ रहा होगा कि एमिशन क्या होता है और एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ रहे थे, हमने क्या देखा था कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू फर्स्ट लेवल, इलेक्ट्रॉन हमारा n इक्वल टू फर्स्ट लेवल में प्रेजेंट है और मुझे उसको किसी भी हायर एनर्जी लेवल में एक्साइट कराना, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, किसी भी लेवल में आप उसको एक्साइट करा लो। फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन दी nth लेवल, मैंने फर्स्ट लेवल से उसको nth लेवल में एक्साइट कराया, तो हमें यहाँ पे एक एनर्जी देनी पड़ेगी उसको एनर्जी लेने के बाद, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद इट विल एक्साइट टू द हायर एनर्जी लेवल। और आपको पता है जितना इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो दोबारा से कहाँ पर आएगा? इट विल ट्राई टू कम टू दी ग्राउंड लेवल, दोबारा से नीचे आएगा, लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। और जब लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो वही इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दोबारा से एक फोटोन को एमिट करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ द फोटोन। और जो यहाँ से एनर्जी को एमिट करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एमिशन स्पेक्ट्रम, राइट। तो एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज़ द एमिशन स्पेक्ट्रम? हम पढ़ते हैं इसमें सिर्फ एमिशन स्पेक्ट्रम ही है, एमिशन स्पेक्ट्रम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हेन एलिमेंट इज़ गिवन सम हीट, आप उसको एनर्जी हीट की फॉर्म में दो या फिर आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करो, किसी भी फॉर्म में आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करो तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एक्साइटेशन होगा। ठीक है, तो व्हेन एलिमेंट इज़ गिवन सम हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, electrons are excited from upper level, electron are excited into upper level and ultimately उसके बाद क्या होगा? वो upper level में तो चले गए but they will return back, and when रिटर्न करने पे क्या होगा? when returns they will emit photon and emission spectrum is observed। और आपको क्या ऑब्जर्व करता होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब एमिशन स्पेक्ट्रम के भी 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम। दैट इज़ कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एक फर्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एंड सेकंड टाइम है आपका डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है रेनबो। ठीक है, जिसमें देयर वुड बी नो गैप बिटवीन द कलर लाइंस। आपने देखा होगा जो हमें स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होता है इन द केस ऑफ रेनबो, तो सारे कलर्स आपस में मर्ज होते हैं।
ठीक है, सारे कलर्स आपस में आपको मर्ज मिलेंगे। फॉर एग्जांपल ये वॉयलेट है और इंडिगो, सारे कलर्स आपस में मर्ज मिलते हैं, तो कोई भी आपको लाइंस का गैप नहीं मिलता। दैट इज़ अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम व्हेन यू डोंट ऑब्जर्व एनी गैप बिटवीन द लाइंस। ठीक है, BGYOR, राइट। फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में क्या होता है, डिस्क्रीट से आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हेन देयर इज गैप बिटवीन द लाइंस, व्हेन देयर इज गैप बिटवीन कलर लाइंस। और आप लाइंस के बीच में लाइंस को आइडेंटिफाई कब कर सकते हो, जब वो कलर्स लाइन होंगी, कलरफुल लाइंस होंगी, देन ओनली यू कैन ऑब्जर्व दी गैप बिटवीन द लाइंस। तो जब आपको एक गैप ऑब्जर्व होगा लाइंस के बीच में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है इसका लाइन स्पेक्ट्रम, सेकंड टाइप है, फर्स्ट है लाइन, सेकंड है बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है कि जब लाइन सेपरेट हों, लाइंस, और यू कैन सी द कलर लाइंस आर सेपरेटेड बाय, color lines are separated by gap। ठीक है, और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज़ ऑब्टेन्ड इन हाइड्रोजन एटम। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इन एटम्स, किसी भी एटम के अंदर। ठीक है, किसी भी एटम के अंदर जो हमें लाइन ऑब्जर्व होंगी, वो किस में ऑब्जर्व होंगी, दैट विल कम टू द लाइन स्पेक्ट्रम। और वो किस फॉर्म में होती हैं, अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको पता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कम्स टू द एमिशन स्पेक्ट्रम। ये कौन से स्पेक्ट्रम में आता है, एमिशन स्पेक्ट्रम में आता है। और एमिशन का भी कौन सा स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, एमिशन में कौन सा, लाइन स्पेक्ट्रम। और लाइन स्पेक्ट्रम किसका पार्ट है, डिस्क्रीट का। ठीक है, जब लाइंस कंटिन्यूस नहीं होती, लाइन के बीच में क्या होता है, गैप्स होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे ये हाइड्रोजन एटम के एनर्जी लेवल्स हैं, ये n=1, n=2, n=3, n=4, n=5। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन होगा, बेशक से फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द, फ्रॉम द सेकंड टू द फर्स्ट, या थर्ड टू फर्स्ट, या फोर्थ टू फर्स्ट, या फिर फिफ्थ टू फर्स्ट, किसी भी लेवल से जब डी एक्साइटेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे क्या होगा, वो एक एनर्जी को एमिट करेगा। जब एनर्जी को एमिट करेगा, रिलीज़ करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। जब ऐसे यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट लगा के ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा। और वो स्पेक्ट्रम आपको कैसे मिलता है, क्योंकि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अपना डी एक्साइटेशन कर रहा है, और उसकी जो हर इलेक्ट्रॉन का जो डी एक्साइटेशन है, जो एनर्जी, जो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी को एमिट कर रहा है, उनका वेवलेंथ हर किसी लेवल में क्या है, डिफरेंट है। चाहे वो फोर्थ फिफ्थ से अगर फर्स्ट में आएगा, तो वो डिफरेंट रेडिएशन, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। फोर्थ से फर्स्ट में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। थर्ड से फर्स्ट में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन को एमिट करेगा। तो हर रेडिएशन का डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। तो इसीलिए हमें क्या ऑब्जर्व होता है, सबके बीच में क्या है, वी विल ऑब्जर्व द गैप बिटवीन दी कलरफुल लाइंस। ठीक है, फिर बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड स्पेक्ट्रम होता है जब हमारी बहुत सारी लाइन मिलके, जब बहुत सारी लाइन मिलके एक बैंड बनाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल बहुत सारी लाइन से मिलके एक फर्स्ट बैंड बनाया, बहुत सारी लाइनें मिलके एक सेकंड बैंड बनाया, और बहुत सारी लाइनें मिलके थर्ड बैंड बनाया। ठीक है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय दी दिस गैप। ठीक है, जब ये सेपरेट होते हैं गैप से, दीज बैंड्स आर सेपरेटेड बाय द गैप, दिस इज नोन एज दी बैंड स्पेक्ट्रम। और ये कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, ये ऑब्जर्व होता है आपको मॉलिक्यूल्स के केस में। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व होता है इन द केस ऑफ द एटम्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का। और आपको बैंड स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व होगा किस में, मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसको। तो क्लास ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इसमें वी विल टॉक अबाउट दी लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, फिर एक और इसमें आता है, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। अभी तक आप जो वेवलेंथ को कैलकुलेट कर रहे थे, वो कैसे कैलकुलेट कर रहे थे, सब पहले हमें एनर्जी को निकालना पड़ रहा था। कि पहले मैंने एनर्जी को कैलकुलेट किया, -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर आप फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करोगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या होती है, E = h², E = h²। और जब फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी = c/λ। ठीक है,
तो बट यहाँ पे हम डायरेक्टली हम वेवलेंथ की कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, पूरा डेरिवेशन तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस वी नीड लर्न टू फॉर्मूला, वी नीड टू लर्न दी फॉर्मूला दैट इज़ 1 बाय लैम्डा आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, 1 बाय वेवलेंथ क्या होता है, दैट इज़ इक्वल्स टू दी वेव नंबर दैट इज़ आर एच जेड का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला। यहाँ पे क्या है, वेव नंबर। अगर आपसे वेव नंबर पूछा जाए दिस इज़ द फार्मूला ऑफ द वेव नंबर। और अगर आपसे यहाँ से वेवलेंथ पूछी जाए तो वेवलेंथ अगर मैं यहाँ पे लैम्डा करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे आर एच क्या है, आर एच इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट, आर एच इज़ द रिडबर्ग कांस्टेंट। और रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, आर एच इज़ इक्वल्स टू दी 109677 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, बट यहाँ पे हमें क्या निकालना है, क्योंकि वेवलेंथ की फॉर्म में कैसे आ रहा है 1 बाय आर एच। अगर मैं 1 बाय आर एच निकालूँ तो अप्रॉक्स इतना ही होता है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्स इज 19912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्डा किसके बराबर होगा, दैट इज़ इक्वल्स टू दी 1 बाय आर एच जेड का स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ठीक है, सो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज़ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे आपसे कुछ भी, फॉर एग्जांपल अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें जहाँ पे आपसे पूछा जाए कैलकुलेट दी वेवलेंथ फॉर द एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द थर्ड लेवल। हमें वेवलेंथ निकालनी है कि कितनी वेवलेंथ की रेडिएशन यहाँ से आ रही है टू एक्साइट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट लेवल टू द थर्ड लेवल। ठीक है, तो आप इजीली निकाल सकते हो रेडिएशन की वेवलेंथ। यहाँ से आप सीधा पुट करो n1 की वैल्यू 1 n2 की वैल्यू 3। या फिर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड फ्रॉम द थर्ड लेवल टू द फिफ्थ लेवल, तो n1 कितना हो जाएगा 3, n2 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से आप इजीली वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ठीक है, दिस इज फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा 1 बाय आर एच जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। और आर एच यहाँ पे क्या है,